चिकित्सा उपकरणों की नरम आवाज से शांत कमरा गूंज रहा था। जब रेबेका कोलिंस ने ब्लाइंड्स को समायोजित किया ताकि सुबह की रोशनी अंदर आ सके। 28 साल की उम्र में वह सेंट मैरीज हॉस्पिटल में 6 साल से नर्स थी, जो इतना वक्त था कि उसे समझ आ गया था कि ठीक होना हमेशा अप्रत्याशित तरीकों से होता है, ऐसे पल में जो कोमलता से भरे होते हैं और कोई मेडिकल किताब सिखा नहीं सकती। कमरा नंबर 314। अब 3 महीने से उसकी जिम्मेदारी था। मरीज डैनियल एशवर्थ नाम का एक आदमी एक भयानक कार हादसे के बाद से कोमा में था, जो उसकी जिंदगी को एक पल में बदलकर रख दिया था। डॉक्टर सावधानी से संतुलित शब्दों में ब्रेन इंजरी और अनिश्चित परिणामों के बारे में बात करते थे, लेकिन रेबेका ने नर्सिंग के सालों में कुछ और सीखा था। कभी कभी दिल वो बातें जान जाता है जो दिमाग माप नहीं सकता। डैनियल की उम्र उसके चार्ट के मुताबिक 42 साल थी। कोई परिवार वाला उसे देखने नहीं आया था। कोई दोस्त उसके बिस्तर के पास नहीं रुका था। सिर्फ वकील और बिजनेस पार्टनर आते, जो फुसफुसाकर कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें करते थे। रेबेका ने काफी सुना था ताकि उसे समझ आ जाए कि डैनियल को लोग सफल कहते थे, इतना अमीर कि ज्यादातर लोगों के सपनों से भी परे। लेकिन वहां शांत और स्थिर पड़ा हुआ वह सिर्फ एक आदमी था जिसको देखभाल की जरूरत थी। हर सुबह रेबेका उसके कमरे में उसी कोमल रूटीन से घुसती थी। वह उससे बात करती जैसे वह हर शब्द सुन सकता हो, क्योंकि उसके दिल की गहराई में वह मानती थी कि वह सुन रहा है। गुड मॉर्निंग डैनियल, वह कहती। उसकी आवाज में वो गर्माहट थी जो किसी को सिखाती है कि इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह होश में है या नहीं। आज मंगलवार है, 15 अक्टूबर। तुम्हारे कमरे की खिड़की से बाहर पत्ते सोने जैसे खूबसूरत रंग में बदल रहे हैं। वह उसके वाइटल चेक करती, उसकी पोजीशन बदलती ताकि बिस्तर के घाव न हो, और फिर वही कोमलता से जो उसने अपनी दादी को अपने दादा के आखिरी दिनों में देखी थी, उसका रोजाना का नहलाना करती। दूसरे नर्स अक्सर ये काम जल्दी जल्दी निपटाते, मानो ये सिर्फ रूटीन हो, लेकिन रेबेका को इंसानी इज्जत की गहरी बात समझ आती थी। किसी को उसकी सबसे कमजोर हालत में देखभाल करना एक पवित्र विश्वास था। वह पानी को सही तापमान पर गर्म करती, हल्की खुशबू वाली साबुन इस्तेमाल करती और पूरे समय डैनियल से बात करती। बताती क्या कर रही है, जैसे वह जवाब दे सकता हो। आज मैं तुम्हारे बाल धोऊंगी डैनियल, वह कहती, उसके हाथ कोमल से उसके गहरे बालों में शैम्पू लगाते हुए। तुम्हारे बाल कितने घने हैं, मैं दावे से कह सकती हूं कि इससे पहले तुम इन्हें अच्छे से संभालते थे। वह उसे अपनी दिनचर्या के बारे में बताती। जिस किताब को पढ़ रही है, उसके भतीजे ने अपना पहला दांत गिराया और उसे यकीन है कि दांत वाली परी दरअसल उसकी दादी है। वह मौसम के बदलाव के बारे में बात करती, खिड़की के बाहर कार्डिनल पक्षी के घोंसले के बारे में, या जो कुछ भी हो सकता था जो उसका कोई हिस्सा सुन रहा हो। तुम्हें पता है, रेबेका ने 1 अक्टूबर की दोपहर में उसके हाथ धोते हुए कहा, मेरी दादी कहती थी कि हम सब एक दूसरे को घर तक पहुंचाने के लिए ही चल रहे हैं। हर काइंडनेस, हर देखभाल का पल, ये सब उस यात्रा का हिस्सा है। उसने उसके हाथ कोमल से सुखाए और पहली बार एक छोटा सा निशान उसके हथेली पर नजर आया, शायद बचपन से। इससे वह और भी असली लग रहा था, उस रहस्यमय शख्स से ज्यादा जो हॉलवे में बिजनेस वाले चर्चा करते थे। मैं सोचती हूं डैनियल, तुम्हारी कहानी क्या है, उसने धीरे से कहा। क्या चीज तुम्हें हंसाती थी, क्या रातों को जगा रखती थी, क्या तुम्हारे पास कोई था जो तुमसे प्यार करता हो। मशीनें अपनी स्थिर लय में बजती रही, उसके सवालों का एकमात्र जवाब। लेकिन रेबेका वही समर्पण से उसकी देखभाल करती रही। वह किताबें पढ़ती जो उसे अच्छी लगे, क्लासिक उपन्यास और कविताएं जो उम्मीद और हिम्मत की बात करती। उसने एक छोटा रेडियो लाया और उसके नहलाने के समय सॉफ्ट म्यूजिक बजाया, जैज और क्लासिकल, जो उसकी देखभाल की लय से मिलता था। म्यूजिक हीलिंग है, तुम्हें पता है, उसने एक दिन कहा, उसके कंधों को सावधानी से धोते हुए। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि म्यूजिक आत्मा से बात करता है जब शब्द काफी नहीं होते। 3 महीने ऐसे ही शांत रूटीन में बीत गए। दूसरे मरीज आते जाते रहे, जिंदगियां बचाई गईं, परिवार मिले, अस्पताल में बड़े छोटे चमत्कार होते रहे। लेकिन डैनियल वैसा ही रहा, मौजूद लेकिन अनुपस्थित, जीवित लेकिन दूर।
फिर एक मंगलवार की सुबह, जनवरी में, रेबेका उसके सामान्य नहलाने के बीच में थी। धीरे से गुनगुनाते हुए उसके सीने को धो रही थी जब उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसके मांसपेशियों में एक तनाव जो पहले नहीं था। उसने रुककर हाथ में कपड़ा लिए उसके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखें खुली। नहीं, वो फिल्मों जैसा अचानक जागना नहीं था, बल्कि पलकों का धीमा फड़कना, एक धीरे धीरे फोकस होना, एक प्राकृतिक वापसी जो सूर्योदय जैसी लगी। डैनियल, रेबेका ने फुसफुसाकर कहा। उसका दिल धड़क रहा था। तुम मुझे सुन सकते हो। उसकी आंखें उसकी तरफ उठी, नीली जैसे सर्दियों का आसमान, और भ्रम से भरी। लेकिन और कुछ भी था, पहचान और जो आभार जैसा लग रहा था। म्यूजिक, उसने कहा। उसकी आवाज महीनों की चुप्पी से खुरदरी। मैं म्यूजिक सुन सकता था। रेबेका की आंखों में आंसू भर आए, जो उसने छिपाने की कोशिश नहीं की। तुम 4 महीने से चले गए थे, डैनियल, लेकिन मैं यहां थी, तुम्हारी देखभाल करती, तुमसे बात करती। मैं जानता हूं, उसने कहा, उसकी आवाज मजबूत होती हुई। मैं तुम्हें सुन सकता था, तुम्हारी आवाज। ये जैसे अंधेरे में एक दीपक थी, जो घंटे उसके बाद आए। डॉक्टरों ने टेस्ट किए और उसकी रिकवरी पर हैरानी जताई। डैनियल ने रेबेका को बताया कि उसे क्या याद है। सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ पल उसकी आवाज जो कविताएं पढ़ती, गर्म पानी और कोमल हाथों का एहसास। म्यूजिक जो उसे कहीं से वापस बुलाता लगता था। तुम समझ नहीं सकती, उसने कहा जब वह अपनी भूमिका को कम करके आंकने लगी। मैं खोया हुआ था, बहुत खोया हुआ, और तुम्हारी आवाज, तुम्हारी देखभाल, ये मुझे वापस लौटने का कारण दे गई। जैसे जैसे अगले दिनों में डैनियल की सेहत मजबूत होती गई, रेबेका को उसकी कहानी पता चली। वो सच में अमीर था, अपने पिता द्वारा बनाए गए तकनीकी साम्राज्य का वारिस, लेकिन सफलता ने उसे खुशी नहीं दी थी। वो उस रात अकेला गाड़ी चला रहा था, भाग रहा था एक ऐसी जिंदगी से जो खाली लगती थी, भले ही वो दुनिया की नजर में हर वो चीज से भरी थी जो मायने रखती है। मेरे पास सब कुछ था, उसने उसे बताया, और फिर भी कुछ नहीं। कोई सच्चा दोस्त नहीं, कोई ऐसा नहीं जो मेरे पैसे की वजह से नहीं, बल्कि मेरे लिए ही परवाह करे। मैं पूरी तरह अकेला था। तुम अकेले नहीं थे, रेबेका ने सरलता से कहा। नहीं, यहां नहीं, सबसे मुश्किल वक्त में नहीं। जब डैनियल हॉस्पिटल से जाने लायक हो गया, तो उसने रेबेका को उसके साथ डिनर करने को कहा। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अमीर था और वो नर्स, बल्कि इसलिए कि उसने उसे सच्ची देखभाल क्या होती है दिखा दिया था। उसने उस वक्त उसकी इज्जत की थी जब वो सबसे कमजोर था। उससे बात की थी इंसान की तरह, जब दुनिया उसे सिर्फ कोमा मरीज ही समझती थी। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने एक शांत रेस्तरां में कॉफी पीते हुए पूछा। मुझ पर इतनी परवाह क्यों की? रेबेका ने सवाल पर सोचा, कॉफी में दूध घोलते हुए। क्योंकि यही तो हम एक दूसरे के लिए करने वाले हैं, उसने आखिर में कहा। मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि हर किसी को दया से ट्रीटेड किया जाना चाहिए, खासकर जब वो खुद मांग नहीं सकते। डैनियल थोड़ी देर चुप रहा। मैं हॉस्पिटल के लिए कुछ करना चाहता हूं, उसने कहा। नर्सों के लिए। तुमने मुझे ग्रेस क्या होती है दिखाया, असली दौलत क्या है। ये पैसे से नहीं है, ये तो किसी की परवाह करना है जब उसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। रेबेका मुस्कुराई। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं चुकाते डैनियल। तुम्हें होश आना देखना, तुम्हें ठीक होते देखना, यही मेरे लिए काफी इनाम है। लेकिन डैनियल ने सच में एक फाउंडेशन शुरू किया जो नर्सों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देता था, जो केयर गिविंग की पवित्रता को मान्यता देता था, जो समझता था कि इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों से होता है। और रेबेका, वो सेंट मेरी हॉस्पिटल में अपना काम जारी रखती रही, साथ लेकर वो गहरी समझ कि हर मरीज कोई ना कोई का बेटा या बेटी है, किसी की कहानी है जो इज्जत और देखभाल का हकदार है। कभी कभी रात के अंतिम पहर में अपनी शिफ्ट के दौरान वो उन महीनों के बारे में सोचती, डैनियल के साथ, कि कोमा में किसी से बात करना कैसे दोनों की जिंदगी बदल गया। उसने सीखा कि चेतना हमेशा जागने से नहीं आती, कि कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते उन शांत जगहों में बनते हैं, उन नरम पलों में जब हम एक दूसरे की परवाह करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये सही है। मशीनें अभी भी अपनी स्थिर लय में गुनगुनाती रही, सुबह की रोशनी अभी भी
हॉस्पिटल की खिड़कियों से छनकर आती रही। लेकिन अब रेबेका को वो बात पता थी जो वो हमेशा अपने साथ रखेगी, कि हर दया का काम मायने रखता है, कि ग्रेस तब बढ़ती है जब हम उसे बिना शर्त देते हैं, और कि कभी कभी किसी और की देखभाल करना वास्तव में दुनिया की देखभाल करना है। एक ऐसे वक्त में जब सब कुछ टूटा सा लगता था, जब लोग एक दूसरे से बिना देखे निकल जाते थे, उसने सीखा कि इलाज शुरू होता है उस साधारण फैसले से कि हर इंसान को मानो वो मायने रखता है, क्योंकि वो रखता है हर तरीके से, जिसे हम शायद कभी पूरी तरह न समझ पाए।